तो आज हम बात करने जा रहे हैं इतिहास की, आधुनिक इतिहास। और आधुनिक इतिहास की बात हो और स्पेक्ट्रम का नाम ना ऐसा हो नहीं सकता है। तो आज हम स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो राजीव अहिर द्वारा लिखी गई पुस्तक है स्पेक्ट्रम। उसके हम कुछ भाग पे अध्ययन करेंगे। यूरोप का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। भारत में यूरोपीय का आगमन, ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। अध्याय 3 है, लेकिन हम इसको प्रारंभ में ही मानेंगे। भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोप में 15वीं सदी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजार में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था में समाज के प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 15वीं ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवादी व्यवस्था के रूप में लाभ अर्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। इसे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाज और संस्कृति को निगल रहा था। 15वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां विकल्प की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों पे उनका पहले संपर्क नहीं था। भारत की ग्रीक, यूनान और रोम, इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही व्यापारिक संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। मार्को पोलो 1254 से 1325 ईस्वी, जिसने चीन की यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया। पूर्व को बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोप की लालसा में वृद्धि की। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी में यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जलमार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहाँ से इन्हें स्थल मार्गों से जेनोवा और वेनिस पहुँचाया जाता था। एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र से अलेक्जेंद्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ सुएज नहर नहीं थी। इसीलिए अलेक्जेंद्रिया को भूमध्य सागर के मध्य से इटली के शहर को जोड़ा गया था। उत्तर भारत के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ, और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन के बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों को कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे। इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था, और यूरोपीय देशों को सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने वाले वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजों की वित्तीय मदद भी मुहैया की। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों के
में प्रमुख हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकास हुआ और कंपास, खगोलीय प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसे प्रौद्योगिकीय उपलब्धियों ने खोजों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होने, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप के पुरातन व्यवस्था सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद के स्थापित होने के कारण ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पुर्तगाली कंपनियों के आगमन के बारे में और बात करेंगे। धन्यवाद।